गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का आज हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं, जो कि है रोड टू मास वैक्सीनेशन। तो ये अभी रिसेंटली एक कॉन्वर्सेशन की थी इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ने कुछ माइक्रोबायोलॉजिस्ट के साथ। तो उन्होंने हमको बताया है कि कैसे इंडिया को आगे मूव अहेड करना चाहिए। वैक्सीनेशन, जो कोविड की वैक्सीनेशन का हम प्रोसीजर है, उसको उसके लिए हमको कैसे आगे मूव अहेड करना चाहिए कंट्री को। ठीक है। तो पहला तो उन्होंने बोला कि वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है, एक इंडिविजुअल के लिए कोविड 19 की वैक्सीन लेना क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो पहला तो उन्होंने बोला कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं जैसे कि जो यंग पॉपुलेशन है उनको ज़्यादा कोविड से नुकसान नहीं हो रहा है। तो जो यंग पॉपुलेशन है वो कह रही है कि हम वैक्सीनेशन नहीं चाहते। हम नहीं, कुछ लोग हैं ऐसे जो कह रहे हैं कि हमें वैक्सीनेशन नहीं करवानी है। ठीक है। तो जो ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स हैं ये कह रहे हैं कि इवन यंग पीपल जो हैं वो भी सिवियरली इल हो रहे हैं या फिर मर रहे हैं, बट एज नॉट एज मच एज एल्डरली पीपल, बट हाँ, वो भी, उनमें भी ये थ्रेट है कि वो भी बहुत ज़्यादा इल हो सकते हैं और वेंटिलेटर पर जा सकते हैं या फिर मर भी सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हर इंसान को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज वैक्सीनेशन करवाना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम, जिनको कोविड खासकर हो चुका है, तो वो कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, तो हमें आर्टिफिशियल इम्यूनिटी वैक्सीन के थ्रू नहीं चाहिए। ठीक है। तो जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं उनका ये कहना है कि जो नेचुरल इम्यूनिटी आपकी बॉडी में डेवलप हुई है उसकी एक वैलिडिटी है। ऐसा नहीं है कि वो आप हमेशा के लिए उस कोविड से इम्यून हो चुके हो। 2 महीने, 3 महीने, या कुछ अभी पता ही नहीं है कि कितने टाइम तक आपके बॉडी में वो नेचुरल इम्यूनिटी रहेगी। एज़ कम्पेयर टू अ वैक्सीन, वैक्सीन की एक स्टैंडर्डाइज जो डोज है वो बहुत, इम्यून रिस्पॉन्स उसका बहुत अच्छा है, और नेचुरल जो इम्यूनिटी है उससे ज़्यादा ही वो लंबे टाइम तक आपको वायरल एक्सपोजर से बचाएगी। ठीक है। इसीलिए जो इम्यूनाइज होना है एक बेटर आइडिया है एज़ कम्पेयर टू गेटिंग अ नेचुरल इम्यूनिटी। अब वो पूछ रहे हैं, नेक्स्ट उनका डिस्कशन है कि कौन से ग्रुप्स को सबसे पहले कोविड की वैक्सीन मिलनी चाहिए। तो ये तो आपको पता है कि प्राइमरी बेनिफिशरीज, अभी हमने रिसेंटली भी डिस्कस किया था जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला था इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क को एड्रेस करते हुए कि आई मीन नीति आयोग को एड्रेस करते हुए बोला था कि हम EVIN लेके आए हैं, जो कि इस टाइम पर आइडेंटिफाई कर रहा है कि कौन से प्राइमरी बेनिफिशरीज होंगे। तो वो प्राइमरी बेनिफिशरीज बताए गए हैं कि वो सबसे पहले होंगे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जो कि अभी हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज या फिर जो सपोर्ट स्टाफ है जो कोविड के पेशेंट्स को डील के साथ डायरेक्टली डील कर रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उनको सबसे पहले वैक्सीन मिलना इंपॉर्टेंट है। फिर सिमिलरली जो सैनिटेशन स्टाफ है, जो सफाई वगैरह करते हैं हॉस्पिटल्स में या फिर इवन बाहर भी करते हैं, तो उनको भी वो एसेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, या सिक्योरिटी स्टाफ जो हमारे पुलिस वाले हैं या ट्रांसपोर्ट वाले हैं जो कि फ्रंट लाइन वर्कर्स रहे हैं हमारी इस फाइट में, उनको सबसे पहले वैक्सीन देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही लोग अ, इस खतरे को फेस कर रहे हैं। ठीक है। वही सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में है इस टाइम पर। ठीक है। तो उनको सबसे पहले वैक्सीन देना ज़रूरी है। उसके बाद उसी के साथ, आई मीन एल्डरली पीपल, जो 65 से ऊपर की एज के लोग हैं खासकर, या फिर जो जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। कोमॉर्बिडिटीज़ क्या होता है कि साथ में कोई ऐसी बीमारी होना जिससे उनकी जो उनके में डेथ का जो खतरा है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर हाई ब्लड प्रेशर है आपको और साथ में आपको कोविड भी हो गया, तो हाई ब्लड प्रेशर जो है वो आपका आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा और आपके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का या फिर इवन ब्रेन हेमरेज का भी एक चांस बढ़ जाता है, और आपकी डेथ होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है। या फिर हार्ट डिसीज़ हो, डायबिटीज़ हो, ओबेसिटी हो, क्रॉनिक लंग की डिसीज़ हो, माल न्यूट्रिशन, या कोई भी ऐसी डिसीज़ जिससे कि आपकी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो अगर आपको कोविड साथ में हो जाता है तो आपकी जो बॉडी है वो उसके साथ डील नहीं कर पाएगी, आपकी बॉडी नेचुरल इम्यूनिटी नहीं बना पाएगी। तो इसलिए उनको सबसे पहले जो है कोविड की जो वैक्सीन है वो देना सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अब एक और चीज़ कह रहे हैं इसमें जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप और हमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, शायद हो सकता है।
तो वो कह रहे हैं कि जो ये कोमॉर्बिडिटीज़ है, ये हमें अर्बन एरियाज़ में तो मोस्टली हम लोगों को पता होता है कि हमें डायबिटीज़ है, हमें ये ब्लड प्रेशर है या कौन कोई ऐसी बीमारी है। बट कुछ ऐसा एरिया हो सकता है कि अर्बन स्लम्स में, स्मॉल टाउन्स में या विलेजेस में उनको पता ही नहीं होता कि उनको कोई ऐसी बीमारी है, ठीक है? तो हम एक स्टैंडर्डाइज्ड एक हम ग्रुप नहीं बना सकते कि हाँ 65 पर एज से ऊपर के लोग और कोमॉर्बिडिटीज़ वाले लोगों को हमको सबसे पहले वैक्सीन देनी है। तो हमें एक एज क्राइटेरिया जो है हमारा, उसको कम करना पड़ेगा हमको। 60+ एज ग्रुप को सबसे पहले, जितने भी मतलब 60+ एज ग्रुप से पहले के लोग हैं, उन सबको, चाहे उनको डायबिटीज़ हो या ना हो, या कोई कोमॉर्बिडिटी हो या ना हो, उनको वैक्सीनेट करना पड़ेगा। और जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उन्हें पता है कि उनको कोई बीमारी है ऐसी जो लाइफस्टाइल डिसीज़ है या ऐसी कोई सीरियस डिसीज़, तो उनको भी हमको वैक्सीनेट करना पड़ेगा। और वो कह रहे हैं कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि पहले 60+ एज ग्रुप का रख दो, फिर उसके बाद जैसे 50+ एज ग्रुप का कर दो, फिर धीरे धीरे 40, 30, 20 ऐसे करते करते पीछे पीछे आते रहो, ठीक है? उससे क्या होगा कि जिनको नहीं भी पता कि उनको कोई ऐसी बीमारी है साथ में, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिसीज़, वो भी धीरे धीरे वैक्सीनेट होते रहेंगे, ठीक है? आफ्टर ऑल हमारा मेन मोटिव ही 100% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने का है, ठीक है? तो बाकी इसके अंदर जो बीच में चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग है, ये आपको मैंने पढ़ने के लिए इसलिए डाली हैं ये, तो आप इसको पढ़ना ज़रूर। बाकी एक और हम देखते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारी ज्योग्राफिक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि इतना बड़ा हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होगा पूरे इंडिया में वैक्सीनेट करने का, तो हमसे गलतियां होना तो स्वाभाविक है कि हमसे शुरू में बहुत गलतियां होंगी, हमारे जो सिस्टम से, हमारी स्टेट से या हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स से शुरू में बहुत गलतियां होंगी, क्योंकि कभी भी किसी ने डील ही नहीं किया इस लेवल पर कि इतने बड़े लेवल पर इतने कम टाइम पर पूरी कंट्री को वैक्सीनेट करना। इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है? तो पब्लिक को इनकन्वीनियंस भी होगी, आप लोगों को भी, मुझे भी, सबको, हम सबको इनकन्वीनियंस होगी, बट हमको पेशेंस रखना पड़ेगा, गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत एक बड़ा प्रोग्राम है जिसके लिए हम में से कोई भी, नॉट इवन द गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर्ड टू डील विद इट, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि इसलिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले हम जो बड़ी सिटीज़ हैं जहाँ पर क्राउड डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, कोमॉर्बिडिटी के लेवल्स भी बहुत ज़्यादा है, और जो एयर पोल्यूशन के जैसे जो रिस्क एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, मतलब कि बीमारी के फैलने के जो रिस्क है वो ज़्यादा है एयर पोल्यूशन वगैरह की वजह से, लेकिन जहाँ पर हेल्थ सर्विसेज स्ट्रांग हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले हमको वैक्सीन प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो थोड़ी अगर गलती हो भी रही है तो हम उस गलतियों से वहाँ पर सीख लेंगे, क्योंकि हमारे वहाँ पर हेल्थ सर्विसेज ऑलरेडी बेटर है एज़ कम्पेयर्ड कि हम शुरू में ही सबसे पहले ही हम रूरल एरियाज़ में चले जाएं, वहाँ पर हमसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो सकती हैं, और वहाँ पर हमको सपोर्टिंग स्टाफ भी नहीं मिलेगा, हेल्थ केयर वर्कर्स भी उस लेवल के नहीं मिलेंगे जो कि उन गलतियों को जल्दी से जल्दी डील कर सकें, ठीक है? उन गलतियों का निपटारा कर सकें। तो हमको जो ये बड़ी सिटीज़ में जहाँ पर हेल्थ स्टाफ बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, वहाँ पर जो हम गलतियाँ करेंगे उसको डील भी कर लेंगे, उसको रेक्टिफाई भी कर लेंगे। वहाँ से जो हम लेसन्स लर्न करेंगे, धीरे धीरे हम उसको, उन लेसन्स को सुधारते हुए हम आगे मूव ऑन करेंगे, और फिर धीरे धीरे विलेजेस और रूरल एरियाज़ को भी कवर कर देंगे, ठीक है? तो उल्टी स्ट्रैटेजी है, या आप उल्टा सोच रहे होगे, पहले सोच रहे होगे आप, आपने सोचा होगा कि शायद पहले विलेजेस को हम डील करेंगे और उसके बाद धीरे 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 अर्बन एरियाज़ में आएंगे। बट हमें गलतियां हम सिटी के लेवल पर अफोर्ड कर सकते हैं, हम विलेज के लेवल पर गलतियां अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो ये हमारा पहला टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यू सिक्योरिटी लॉ ऑफ फ्रांस। तो हमने भी कुछ दिन पहले पढ़ा कि फ्रांस में कितने टेररिस्ट अटैक्स हो रहे थे, रेडिकल इस्लाम के कुछ इस्लामिस्ट अटैक्स हो रहे थे। तो वहाँ पर बहुत दिनों से बात चल रही थी कि कुछ एक सिक्योरिटी लॉ आएगा, या फिर कुछ ऐसे लॉ लेकर आएंगे जिससे इस रेडिकलाइजेशन को वो डील कर सकें, ठीक है? तो अभी वो उन्होंने एक लॉ लेके आए हैं, सिक्योरिटी लॉ फ्रांस लेके आया है, जिसमें वो पुलिस के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको प्रोटेक्शन और ग्रेटर पावर्स देने की बात कर रहे हैं, ठीक है? पहला तो है, उसका प्रोविज़न है कि जो जो उसके अंदर प्रोविज़न है उसमें कुछ ऐसे 3 आर्टिकल्स हैं जिस पर कंट्रोवर्सी चल रही है कि उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो हम देख लेते हैं कि वो कौन से 3 प्रोविज़न्स हैं जिसको, जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जिसको। तो पहला तो है कि
पुलिस को उन्होंने इनेबल किया है, इस लॉ ने इनेबल किया है कि वो ग्राउंड और एयर मास सर्वेलेंस कर सके, ठीक है। तो लोगों पर नज़र रखने का और लोगों के ऊपर मास सर्वेलेंस का एक पुलिस को अधिकार दिया गया है। और साथ के साथ लोगों को ये रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो पुलिस ऑफिसर, अगर पुलिस ऑफिसर कोई टेररिस्ट ऑपरेशन कर रहा है या कोई पुलिस ऑपरेशन कर रही है किसी क्राइम सीन पर, तो उसकी फिल्मिंग नहीं हो सकती, ठीक है। ये याद रखना। अब इसके अंदर इसी के अंदर एक क्रिटिसिज्म आएगा इसी पॉइंट के अंदर, ठीक है। और दूसरा एक प्रोविज़न है कि जो पुलिस वाले हैं या फिर पैरामिलिट्री फोर्स वाले हैं, वो बॉडी पर अपने कैमरास लगाएंगे और ड्रोन्स के साथ फिर सिटीजन्स को फिल्म कर सकते हैं। और उस फिल्म को डायरेक्टली वो जो उनकी कमांड पोस्ट होगी, समझ लीजिए जो उनके हेड ऑफिस होगा या लोकल लेवल पर जो पुलिस का जो बूथ होगा, वहाँ पर उसको लाइव स्ट्रीम दिखा सकते हैं, ताकि उस कमांड पोस्ट से जो पुलिस है वो सिटीजन्स के ऊपर नज़र रख सके, ठीक है। तो ये एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का ही है, लॉ है। लेकिन इसमें आपकी इंडिविजुअल लेवल की प्राइवेसी ख़राब हो रही है। आप कहाँ पर घूम रहे हो, पुलिस आपके ऊपर प्रॉपर नज़र रख रही है, ड्रोन से नज़र रख रही है, कैमरा से नज़र रख रही है, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स आपकी सेफ्टी के लिए आपकी थोड़ी सी प्राइवेसी के ऊपर इन्फ्रिंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो ये वाला प्रोविज़न है कि फिल्मिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर्स अलाउड नहीं है, वो क्यों उन्होंने वो प्रोविज़न लेके आए हैं? वो कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन किसी पुलिस ऑफिसर की फिल्मिंग कर रहा है, अगर एक पुलिस ऑपरेशन चल रहा है, समझ लीजिए एक टेररिस्ट ऑपरेशन चल रहा है, और अगर कोई इंडिविजुअल उसकी उस पुलिस ऑफिसर उधर के पुलिस ऑफिसर्स की फिल्मिंग करना शुरू कर देता है, तो उस पुलिस ऑफिसर की फिजिकल और मेंटल इंटेग्रिटी को हार्म होगा, ठीक है। आफ्टर जब वो अपने घर जाता है पुलिस ऑफिसर, तो उसको थ्रेट रहेगा कि लोगों को पता लग गया कि कौन सा पुलिस ऑफिसर था जिसने टेररिस्ट ऑपरेशन किया था, तो उसकी सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी और उसको मेंटल इंटेग्रिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। उसको हमेशा डर लगा रहेगा कि कहीं और किसी को पता ना लग जाए कि मैंने वो ऑपरेशन किया था, तो जो दुश्मन है वो मुझे मार ना दें, ठीक है। तो इस वजह से पुलिस को प्रोटेक्शन दी गई है, ठीक है। अब क्रिटिसिज्म भी इसी चीज़ का हो रहा है, इसी जो ये प्रोविज़न है इसी चीज़ का क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है कि अभी रिसेंटली 2018 में जब फ्रेंच गवर्नमेंट ने फ्यूल पर टैक्स बढ़ा दिया था, तो वहाँ पर येलो वेस्ट नाम से डिमॉन्स्ट्रेशंस हुआ था। जो पीपल थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो येलो कलर की वेस्ट पा के आके प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो अगर वहाँ पर जब पुलिस उनको मार रही थी, उन प्रोटेस्टर्स को मार रही थी, तो वहाँ पर वो इसलिए मार पा रही थी क्योंकि ऐसा कोई लॉ एक्चुअली उस टाइम पर प्रेजेंट नहीं था। बट अब आज की सिचुएशन में आप देखो कि जब पुलिस उनके ऊपर अटैक कर रही है, उनको प्रोटेस्टर्स को भगा रही है, तो जो जर्नलिस्ट हैं, अगर वो उसको कवर कर रहे हैं उस इंसिडेंट को कि पुलिस वायलेंस कर रही है उन प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट, तो वो जर्नलिस्ट उस एक्ट को, पुलिस वाले के एक्ट को कैमरा में कैप्चर नहीं कर सकती एज पर दिस न्यू लॉ, ठीक है। तो जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, वो कह रहे हैं कि ये लॉ ही लाया ही इसलिए गया है ताकि कभी कोई प्रोटेस्ट को जर्नलिस्ट या फिर प्रेस वाले या मीडिया ग्रुप वाले कवर ही ना कर पाएँ, ठीक है। पुलिस के जो भी एक्सेसेस होंगे उसको कवर ना कर पाएँ, पुलिस के वायलेंस को कवर ना कर पाएँ, इसलिए ये लॉ लाया गया है, ठीक है। और एक ये टर्म है इंटेंट ऑफ हार्मिंग। अब ये टर्म इतनी वेग है, इतनी ज़्यादा ब्रॉड है, इसको इंटरप्रेट करने में बहुत ही मुश्किल होगी, ठीक है। और इसकी हमेशा इंटरप्रिटेशन पुलिस है जो अपने फेवर में करेगी। तो इसीलिए जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो कह रहे हैं कि इस टर्म की जो है ब्रॉड मीनिंग है, और इसको कोर्ट्स कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ये हमारे जर्नलिस्ट के लिए या ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के लिए के अगेंस्ट जा सकती है ये चीज़, ठीक है। तो जो सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर्स की और उनकी फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ लाया गया है, तो ये बिल्कुल ठीक लॉ है। मैक्रोन गवर्नमेंट की, जो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है, उनका सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग जो सपोर्टर्स हैं इस लॉ के। 58 ब्लूमबर्ग जो एक न्यूज़ चैनल है या न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अभी सर्वे किया तो पता लगा कि 58% ऑफ रिस्पोंडेंट्स इन फ्रांस वो सपोर्ट कर रहे हैं इस न्यू सिक्योरिटी लॉ को, ठीक है। अब फ्रेंच जो गवर्नमेंट है वो अभी एक एंटी सेपरेटिज्म बिल भी लेके आ रही है दिसंबर में, जो बात चल रही है लाने के लिए। और वो उस लॉ का ऑब्जेक्टिव है कि क्रैकिंग डाउन ऑन
इस्लामिक रेडिकलिज्म, ठीक है। वो स्कूल एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं और स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स ओवर मॉस्क एंड प्रीचर्स करना चाहते हैं, ठीक है, इस लॉ के थ्रू। तो जब ये लॉ आएगा तो इसमें भी कुछ देखना, कुछ इशू होगा, कुछ जो सो कॉल्ड प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जो जैसे पाकिस्तान या मलेशिया या टर्की, ये थोड़ा से स्टेटमेंट्स अगेंस्ट देने वाले हैं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिकली इस्लामिक रेडिकलिज्म को टारगेट करने के लिए लॉ लाया जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायबिटीज़। अभी एक डायबिटोलॉजिया, ये एक जर्नल है, यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज़। उन्होंने बोला है कि ऑलमोस्ट 55% ऑफ मेन एंड 65% ऑफ वीमेन 20 ईयर्स की एज के इंडिया में जो लोग हैं, जो मेन और वीमेन हैं, वो डायबिटीज़ डिवेलप कर लेंगे कुछ टाइम में, ठीक है। और जितने भी ये मेन और वीमेन के जो ये परसेंटेज दी है, इनमें से मोस्टली टाइप 2 डायबिटीज़ वाले लोग होंगे, ठीक है। अब ये टाइप 2 डायबिटीज़ कौन सी होती है, कैसे होती है डायबिटीज़? जब आप एक्सरसाइज कम करते हो या फिर ओबेसिटी होती है जब बॉडी में, मतलब आपके लाइफस्टाइल डिजीज़ जो होती है डायबिटीज़, जब आप एक्सरसाइज कम कर रहे हो, तो वो वाली डायबिटीज़ जो है वो इन जो 20 ईयर्स की एज के लोगों में आने के ज़्यादा चांस है। ऑलमोस्ट 95% जो है पीपल इन दिस एज ग्रुप विल गेट दिस टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है। रिसर्च जो है वो कह रही है कि ऑलरेडी इंडिया में 77 मिलियन एडल्ट जो है वो डायबिटिक हैं, और 2045 तक ये जो फिगर है ये 134 मिलियन तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और क्यों हो रही है डायबिटीज़? अर्बनाइजेशन, डिक्रीजिंग डाइट क्वालिटी, डिक्रीज्ड लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। हमारी अर्बनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ी जा रही है, हमारे शहर बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के पास टाइम कम है, तो उनकी डाइट की क्वालिटी भी डिक्रीज़ होती जा रही है, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी कम होती जा रही है। उसकी वजह से ये टाइप 2 जो डायबिटीज़ है खासकर, ये बढ़ती जा रही है, और इवन ये 20 ईयर्स तक की एज के लोगों में भी आने वाली है, ठीक है। मेट्रो सिटीज़ में खासकर 86% जो है 20 ईयर ओल्ड के विमेन और 87% जो मेन है, वो सबसे ज़्यादा, जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा इसके लिए वल्नरेबल हैं डायबिटीज़ के लिए, ठीक है। अब डायबिटीज़ देख लेते हैं। इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू इफेक्टिवली यूज़ और रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन। अब ये इंसुलिन हार्मोन क्या होता है? आपकी जो ब्लड शुगर लेवल है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। अब टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि जब आपके पैंक्रियाज, अब ये याद रखना कि इंसुलिन को कौन प्रोड्यूस करता है? हमारे पैंक्रियाज, ठीक है। पैंक्रियाज जब इनसफिशेंट इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो कंट्रोल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो जब ये बढ़ जाएंगे या फिर बहुत कम हो जाएंगे तो आपको डायबिटीज़ हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ होती है जब आपकी बॉडी में ओबेसिटी है, जब आपका शरीर बहुत भारी हो गया है, आपकी बॉडी ओबीज हो गई है और आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी इंसुलिन जो है वो ठीक से प्रोड्यूस नहीं करते हैं पैंक्रियास, और वो एक तरह से, जब जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो एक तरह से लाइफस्टाइल डिजीज़ है। आपके लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, उसकी वजह से ये टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। और यही टाइप 2 डायबिटीज़ की ही बात हो रही है कि 20 ईयर ओल्ड जो पीपल हैं वो ये टाइप 2 डायबिटीज़ डिवेलप करने लगे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। चाइना ने अभी रिसेंटली एक अपनी स्टेट ओन्ड हाइड्रो पावर कंपनी पावर चाइना को डाउन स्ट्रीम डैम बनाने की एक प्रोजेक्ट दिया है ब्रह्मपुत्र रिवर पर, तिब्बत में, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र रिवर को चाइना में, मतलब तिब्बत में क्या कहते हैं? यार्लिंग ज़ांगबो, ठीक है, ये याद रखना आप नाम, यार्लिंग ज़ांगबो कहते हैं। ये प्री में भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार एक स्टेटमेंट में। तो आज तक जितने भी डैम्स बने हैं तिब्बत में, इस ब्रह्मपुत्र पे, आई मीन यार्लुंग ज़ांगपो पे, वो हमेशा या तो अपर स्ट्रीम में बनते थे या फिर मिडल स्ट्रीम में बनते थे। तो इंडिया हमेशा कंसर्न्स दिखाता तो था चाइना को, लेकिन इंडिया के एक्सपर्ट्स कहते थे कि उससे हमको इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो अपर और मिडल रीचेस में है। लेकिन और वो जो प्रोजेक्ट्स थे वो सब या तो वाटर को स्टोर करते थे सिर्फ पावर जनरेशन के लिए, और ब्रह्मपुत्र जो है वो अपस्ट्रीम फ्लोज पर डिपेंडेंट नहीं थी, वो डाउनस्ट्रीम फ्लोज पर डिपेंडेंट थी। जो डाउनस्ट्रीम फ्लोज, जो ये यहाँ पर जो फ्लोज आएंगे, जो इन पर डिपेंडेंट थी, यहाँ पर अगर डैम बन रहे हैं तो यहाँ पर डैम बनाता था जब चाइना, तो इंडिया वॉज नॉट
टू इंडिया एक्सप्रेस्ड इट्स डिसप्लेजर, बट इंडिया वॉज अवेयर ऑल्सो अवेयर कि हमें इतना उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो इसका फ्लो जो है वो यहीं पर आकर बढ़ता है। 35% ऑफ जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो इंडिया में ही लाई करता है, ठीक है। तो अगर यहीं पर एक प्रोजेक्ट बना दिया जाए डाउन स्ट्रीम में आकर, तब तो इंडिया को प्रॉब्लम होगी। अब ये सबसे पहला प्रोजेक्ट बनने लगा है जो पावर चाइना बना रहा है, वो बिल्कुल अरुणाचल के प्रदेश के बिल्कुल पास है। बिल्कुल हमारा जो यहाँ पर अभी एक्चुअली लोकेशन वाज इज़ नॉट डिसाइडेड, बट इस एरिया में ही वो प्रोजेक्ट बनने वाला है, ठीक है। तो इंडिया को ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए इंडिया का को ये इम्पैक्ट करने वाला है, क्योंकि इसकी लोकेशन डाउन स्ट्रीम है और ये जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्रा देख लेते हैं। चेमा योंगडोंग ग्लेशियर जो कैलाश है वहाँ से ये ओरिजिनेट करती है, तिब्बत में से, और इंडिया में जब ये एंटर होती है तो इसका नाम होता है दिबांग, ठीक है। इट व्हेन इट एंटर्स इंडिया इट इज़ नॉट कॉल्ड ब्रह्मपुत्रा, इट इज़ कॉल्ड दिबांग। फिर उसके बाद जब ये सदिया, सदिया कहाँ पे है? असम में। जब ये असम में आके सदिया में आ जाती है तब इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्रा। और ये ट्रिब्यूटरीज देख लो, मानस, सुबनसिरी, धनसिरी, दिबांग, लोहित, तीस्ता और कोपिली। अब ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं इसको सब आपको मैप में देखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये ज्योग्राफी के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। जब ये जमुना, जो जमुना ये वही है, ब्रह्मपुत्र है, जब ये जमुना जब गंगा के साथ मर्ज हो जाती है बांग्लादेश में, तब इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। और फिर मेघना रिवर जब इस पद्मा को, जो ये जमुना और गंगा की जो यूनाइटेड रिवर है जो पद्मा, उसके साथ जब मेघना रिवर मिलती है तो उसका नाम हो जाता है मेघना। और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का जो ये डेल्टा है ये बहुत बड़ा है, एज ऑलमोस्ट एज बिग एज गंगा का जो डेल्टा है, ठीक है। तो ये हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। अभी रिसेंटली कश्मीर के ऊपर जो ओआईसी है उसने बहुत स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया इज़ डूइंग अ रॉन्ग थिंग बाय चेंजिंग द डेमोग्राफिक एंड जोग्राफिक कंपोजिशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी। जब से हमने 370 आर्टिकल हटाया है तो इसके ऊपर एक स्टेटमेंट आई है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की, तो जिसको इंडिया ने रिबट किया है, बहुत स्ट्रांगली रिजेक्ट किया है, और ये बोला है कि इंडिया ने नाम नहीं लिया पाकिस्तान का डायरेक्टली, बट बोला है कि हाँ एक कंट्री की वजह से मिसलीड किया जा रहा है ओआईसी को, और ऐसे इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज़ किया जा रहा है अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, ये आप मैंने जो अंडरलाइन की है इसको आप पढ़ लेना। और जो ओआईसी ने बोला है वो ये स्टेटमेंट है, ये भी आप पढ़ लेना। तो ये आपको जो वर्डिंग्स है इसको आपको अपने आंसर में लिखोगे तो आपके आंसर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, वोकेबलरी भी आपकी इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। अब ओआईसी देख लेते हैं क्या है। सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में आफ्टर यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। 57 मेंबर स्टेट्स हैं और ऑलमोस्ट 4 कॉन्टिनेंट्स में फैले हुए हैं ये मेंबर्स इसके, ठीक है। इनका मोटिव क्या है? सेफ गार्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है। ओआईसी को यूनाइटेड नेशंस में भी और यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में तो है ही है, और यूरोपियन यूनियन में भी परमानेंट डेलीगेशंस के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है ओआईसी को, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने वीटो कर दिया था। इंडिया का ने एप्लीकेशन किया था, इंडिया वाज ट्राइंग टू बी अ मेंबर ऑफ ओआईसी, बट पाकिस्तान ने उस टाइम पर पाकिस्तान ने वीटो करके एक तरह से अपनी डिप्लोमेसी से इंडिया को एंटर नहीं होने दिया, ठीक है। लेकिन रिसेंटली अबू धाबी जब कॉन्फ्रेंस हुई थी ओआईसी को, उसमें यूएई के कहने पर इंडिया को गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया था, जब हमारी जब फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी जो थी वो उन्होंने अटेंड किया था उसको, ठीक है। ऐसे ही 1969 में भी हम हमारे यूनियन मिनिस्टर को बुलाया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने प्रेशराइज करके वो इनविटेशन को विड्रॉ करवा लिया था, ठीक है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर एमसीक्यूज़ कर लेना आप, और एडिटोरियल्स भी पढ़ लेना। सो वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।